मार्कर नहीं, अच्छा सिंपल मार्कर दिया था, 2 दीजिएगा। चलिए भैया ये देखिए जरा से। हाँ, चैप्टर कौन सा है? प्रोडक्शन फंक्शन, है ना? प्रोडक्शन फंक्शन देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कुछ और भी कहा जाता है इसे, क्या कहते हैं इसे? और रिटर्न्स टू ए फैक्टर, लिख लीजिए, रिटर्न्स टू ए फैक्टर। ये शॉर्ट रन कंसेप्ट है या लॉन्ग रन कंसेप्ट है? पहला लिखिए लाइन, इट इज अ शॉर्ट रन कंसेप्ट। The law states that the marginal product of a factor input initially rises with its employment level, comma, but after reaching a certain level of employment, it starts falling. हम बाकी सारे फैक्टर्स, जैसे शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है ये, तो शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि हम अपने सारे फैक्टर्स तो चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ वही फैक्टर चेंज कर सकते हैं जो वेरिएबल नेचर का होगा, बाकी सारे फैक्टर्स हमारे फिक्स होंगे। तो बाकी सारे फैक्टर्स को फिक्स रखते हुए जब हम किसी एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, है ना, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पहले क्या करता है, इंक्रीज करता है, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद पहुंचने पर फिर वो डिमिनिश करना शुरू कर देगा। क्लियर है चीज़ है भाई? आपके दिमाग में बात यह है कि हम जब वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जा रहे हैं तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ते जाना चाहिए ना, तो ये बढ़ क्यों नहीं रहा है आखिर? तो हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टोटल प्रोडक्ट, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल का मतलब बच्चों को समझ में आता है, मार्जिनल का मतलब एक एडिशनल यूनिट। क्लियर? मान लीजिए एग्जांपल समझ लीजिए, एक लैंड है, उसमें पहले हमने 2 लेबर्स रखे, फिर एक लेबर और बढ़ाया, फिर एक लेबर और बढ़ाया, तो एक एक लेबर बढ़ाने, जो एक एक लेबर हम बढ़ा रहे हैं, ये हमारा वेरिएबल फैक्टर है। तो जैसे जैसे हमारा ये वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है, पहले तो जो नया आदमी आ रहा है वो, उससे जो मिलने वाला रिटर्न है वो ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। ये बात समझ में आया आपको? मान लीजिए पहले किसी एक बच्चे को रखा है, उसने 10 यूनिट्स बना के दिखाया, दूसरे को रखा उसने 12 यूनिट्स बना के दिखाया, तीसरे को रखा उसने 15 यूनिट्स बना के दिखाया, तो यहाँ तो इंक्रीजिंग रिटर्न। क्लियर? तो जब चौथे को रखा तो उसने भी 15, यानी कि थर्ड और फोर्थ दोनों बराबर हो गए, इंक्रीजिंग रिटर्न। फिर वहाँ पे क्या हो गया, दोनों कांस्टेंट। उसके बाद जिसको रखा वो कामचोर निकला, उसने 10 यूनिट्स बना के दिखाया, बाद वाला और कामचोर निकला, उसने 6 यूनिट बना के दिखाया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? इंक्रीजिंग रिटर्न हो रहा है, फिर एक सिचुएशन पे बाद पहुंचने के बाद जो मिलने वाला जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिमिनिश करने लगा। बार बार इस चीज़ को समझा रहा हूं मैं कि लॉ में टोटल प्रोडक्ट की बात नहीं की गई है, लॉ में मार्जिनल प्रोडक्ट की बात की गई है। क्लियर है? नाउ व्हाट आर द अजम्पशंस? तो सबसे पहला जो अजम्पशन आप लिखेंगे, अजम्पशन में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले शॉर्ट रन कंसेप्ट, फर्स्ट यही हो गया ना, इट इज अ शॉर्ट रन कंसेप्ट।
उसके बाद पहला हो गया शॉर्ट टर्म कंसेप्ट। फिर वन फैक्टर इनपुट इज वेरिएबल। वन फैक्टर इनपुट इज वेरिएबल। थर्ड, all other factors are fixed। मुझे मान के चलेंगे कि जो बाकी फैक्टर्स है वो क्या है, वो फिक्स है। नेक्स्ट, फैक्टर प्रपोर्शन इज वेरिएबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा ध्यान से कि फैक्टर प्रपोर्शन इज वेरिएबल। फैक्टर प्रपोर्शन इज वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि जो हम लोग फैक्टर प्रपोर्शन है, जैसे हमने कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम फैक्टर प्रपोर्शन चेंज नहीं कर सकते। जैसे वन कंप्यूटर वन पर्सन, एक ही बार में हम दो लोगों को नहीं दे सकते। भाई एक आदमी का मैंने देखा कि इसकी स्पीड अच्छी है, दूसरी लड़की से काम कर रहा है, उसकी स्पीड मुझे अच्छी लगी, मैंने लेकिन मेरे पास कंप्यूटर एक ही है, मैंने दोनों को एक टाइम पे बिठा दिया। मैंने कहा ऊपर वाली लाइन तुम संभाल लेना, नीचे वाली लाइन तुम संभाल लेना, बीच वाली लाइन तुम संभाल लेना। तो उससे टाइपिंग बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कंप्यूटर और मैन पावर में 1:1 का रेशियो, द रेशियो इज फिक्स्ड। लेकिन यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फिक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। एग्जाम्पल, हम कोई लैंड, ज़मीन ले सकते हैं हम लोग, ज़मीन और उस पर काम करने वाले लेबर ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं ना है कि एक प्लॉट पर सिर्फ एक ही आदमी काम करेगा, दो भी काम कर सकते हैं, तीन भी काम कर सकता है। इट मीन्स वॉट? फैक्टर प्रपोर्शन इज वेरिएबल। बात सबको समझ में आई? नेक्स्ट, units of variable factor, units of variable factor are homogeneous। जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि सेम होंगे। अगर सेम नहीं हुए तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जहाँ पे मुझे लग रहा था कि वो लास्ट वाला जो है वो कम करेगा, पहले आपने छोटे छोटे बच्चों को रख लिया, फिर लास्ट में आपने खली को रख लिया, तो जब खली आएगा बाकी तो सब 10-10, 5-5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, वो तो आएगा 100 यूनिट प्रोड्यूस कर देगा, तो आपका लॉ काम ही नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो फैक्टर सारे कैसे होंगे? होमोजीनियस। एंड द लास्ट वन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन remains constant। जो टेक्निक है प्रोडक्शन की वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर वो कांस्टेंट नहीं होगी तो भी लॉ काम नहीं करेगा। एग्जांपल, पहले आदमी को रखा मैंने, उसने 3 फीट गड्ढा खोदा, दूसरे को रखा उसने 4 फीट खोदा, तीसरे को 5 फीट खोदा, इंक्रीज कर रहा है। अब लास्ट वाले ने भी, जो उसके बाद फोर्थ वाला था, उसने भी 5 फीट खोदा, तो वहां पे वो कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट वाला 4 पे आ गया, तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि जो अगला वाला आएगा वो 3 ही खोद पाएगा। अगला वाला जेसीबी से आया, जेसीबी लेके आया, 100 फीट खोद दिया उसने। तो वहां पे क्या हो रहा है? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट कहाँ रह पाई, तो लॉ कहाँ काम करेगा? इज दैट क्लियर? बात सब बच्चों को समझ में आ गई है? एक शेड्यूल आप लोग लिख लीजिए पहले, ताकि इस चीज को आपको समझ में आ जाए। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और टीपी लिख लीजिए 0, 2, 5, 9, 12, 14, 15, 15, 14। ये आपके पास यूनिट्स ऑफ वेरिएबल है और टीपी है, टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, अब आप निकालें यहाँ पर सबसे पहले एमपी कि मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या होगा। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एक एडिशनल यूनिट के आने से जो चेंज होता है। तो पहले वाले में तो डैश रहा, फिर व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टीपी? 2, फिर 3, 4, अरे 5, 3 है भाई, 2, 1, 0, -1। क्लियर? तो आपका ये जो पूरा लॉ है ये 3 सेक्शन में है। ये
ठीक है, द फर्स्ट वन इज व्हाट, इंक्रीजिंग रिटर्न, द सेकेंड वन इज डिमिनिशिंग रिटर्न, और थर्ड वन इज नेगेटिव रिटर्न। क्लियर? अब आप इस चीज को आप जरा सा उसमें ग्राफ में जरा सा एक रफली जरा सा आप लोग प्लॉट कर लीजिए। तो जरा सा ग्राफ में टीपी और एमपी को जरा सा आप लोग प्लॉट किसी ग्राफ में प्लॉट कर लीजिए। ग्राफ ऑलमोस्ट कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना। हमने इसको 3 स्टेजेस में बांट दिया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देयर आर 3 स्टेजेस। चलिए सबसे पहले देखिए, फर्स्ट इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए, एज लॉन्ग एज MP increases, as long as देखिए MP increases, TP increases at increasing rate। वर्ड से थोड़ा ध्यान समझिएगा बच्चा, जब तक MP हमारा बढ़ रहा है तब तक TP हमारा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। इंक्रीजिंग रेट का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? इस बच्चे ने 2 प्रोड्यूस किया तो उसने 3 कर दिया, उसने 5 कर दिया, ये इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। सेकेंड, उसके बाद देखिए पहला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद देखिए इंक्रीजिंग रेट में, इंक्रीजिंग रिटर्न में कॉजेज, कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, कॉजेज। पहला पॉइंट लिखिए, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। दूसरा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। पहला क्लियर है, आप लोगों ने बेटर यूटिलाइजेशन किया है फिक्स फैक्टर का। अगर पूरे ज़मीन पर एक प्लॉट है, उस पर सिर्फ एक लेबर को हमने मान लीजिए लगाया है, तो आप उस फिक्स फैक्टर को प्रॉपरली यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। उसका एक सर्टेन पोर्शन ही आप यूज कंज्यूम कर पा रहे हैं, बाकी पूरा आपसे छूट गया है, तो आप उसको प्रॉपरली यूज़ ही नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल, इस बेंच पे 4 बच्चे बैठ सकते हैं, सिर्फ एक बच्चा बैठा है। इट मीन्स वॉट, कि वी आर नॉट यूजिंग द फुल, अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग इसको फुल्ली, हम इसको अवेल ही नहीं कर रहे हैं इसकी फैसिलिटीज़ को। क्लियर है? सेकेंड, बेटर एफिशिएंट यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। जब आप नंबर ऑफ फैक्टर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में आप डिवीजन ऑफ लेबर का जो बेनिफिट है आप उसको अवेल कर पाते हैं। एक ही आदमी सारे काम करेगा तो बट ऑब्वियसली बात है कि जो रिटर्न है वो इंक्रीजिंग रिटर्न में नहीं रहेगा। आपने एक काम के लिए आपने 4 लोगों को अलग अलग पार्ट बांट दिया आपने, कि आप काम का ये पोर्शन करेंगे, आप ये करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसमें उस पर्टिकुलर आदमी की स्किल हो जाएगी और वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा और जल्दी करेगा। वेरी क्लियर? एंड द लास्ट वन, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। बेटर कोऑर्डिनेशन विद फैक्टर्स।
इसकी वजह से जो फैक्टर्स हैं दोनों, उसको दोनों में प्रॉपर बेटर कोऑर्डिनेट हो पाता है। सेकेंड लिखिए, नेक्स्ट डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इसमें लिखिए डैश करके पहले, व्हेन MP begins to fall positively, TP increases at diminishing rate। यहां पे अच्छा देखिए ध्यान से, जब ये डाउनवर्ड होना शुरू होता है तो ये बढ़ तो ज़रूर रहा है, लेकिन इसकी जो स्पीड है, जो इंक्रीजिंग रेट था, वो इंक्रीजिंग रेट मेंटेन नहीं रह पाता। जैसे यहाँ पे था ना 2, 3, 4 इंक्रीजिंग रेट बरकरार था, यहाँ पे ये रेट बढ़ नहीं पाता है। क्लियर? डेफिनेटली टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो आपका गिरना शुरू हो चुका है। जैसे यहाँ पे ना 2, 5, 9 इनके बीच में गैप था, पहले के बीच में 3 का गैप है, फिर 4 का, पहले में 2 का गैप है, फिर 3 का गैप है, गैप बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे भी गैप्स है, लेकिन अब क्या हो रहा है, 12 से 14, 14 से 15, वो गैप कम होता जा रहा है। तो इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। ये इंक्रीजिंग रेट और डिमिनिशिंग रेट का मतलब समझ में आया आप लोगों को? चलिए सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए इसमें, व्हेन, ये क्या है, MP है, व्हेन MP बिकम्स 0, comma TP is at maximum and constant। चीजें क्लियर है ये? अब बारी आती है इसकी कॉजेस की, कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। तो पहला पॉइंट लिखिए, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। ओवर यूटिलाइजेशन, आपने क्या किया है, आपने उन फैक्टर्स को ओवर यूटिलाइज कर लिया है। ओवर यूटिलाइज करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो मिलने वाला रिटर्न है वो डिमिनिश होगा ही होगा, है ना। एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आप लोग मोटरसाइकिल या स्कूटी वगैरह चल रहे हैं, तो एक स्कूटी पे एक आइडियल है, स्टैंडर्ड है कि 2 बच्चे बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, 2 बच्चे बैठे हैं, हर्षिमा भी कूद के उसमें बैठ गई। अब एक्सीलेटर घू घू कर रहा है, बढ़ेगी आगे नो डाउट, लेकिन 2 में जितना स्मूथली स्कूटी चलती थी, क्या 3 में भी चलेगी उतना स्मूथली? तो बट ऑब्वियसली बात है कि भाई स्कूटी बढ़ेगी जरूर, ऐसा नहीं कि स्कूटी बढ़ेगी नहीं। 3 लड़कियां बैठ जाएंगी तो स्कूटी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन बात वही है कि घो घो करके अपना जबरदस्ती वाला बात रहेगा, है ना। जिसकी स्पीड है वो उतने आराम से, जैसे नेहा पहले लहरा के चल जाती थी एकदम कटवट मार के, अब वो कट मारी नेहा तो नेहा खुद ही कट जाएगी है ना। सेकेंड लिखिए, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर्स। imperfect substitution of factors होता क्या है, जब आप नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स से बढ़ाते हैं तो एक लिमिट के बाद एग्जैक्ट होमोजीनियस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मेंटेन नहीं रह पाता है। वो मेंटेन नहीं रह पाएगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि चीजें डिमिनिश होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एंड द लास्ट वन, थर्ड, पुअर कोऑर्डिनेशन। पुअर कोऑर्डिनेशन, चीज़ें जब भी ओवर बर्डन या ओवर एक्सेसिव यूज होंगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो ओवर बर्डन होने के बाद उनका जो कोऑर्डिनेशन रहता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ें प्रॉपर आपको नहीं मिल पाएंगी। कुछ तो बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कुछ नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड है उतना इंक्रीज नहीं करेगा। क्लियर? थर्ड लिखिए, नेगेटिव रिटर्न्स। नेगेटिव रिटर्न्स, पहला पॉइंट लिख लीजिए, देख लीजिए। लास्ट स्टेज में होता गया है, टीपी और एमपी दोनों ही गिर जाते हैं, गिरना शुरू कर देते हैं, ठीक है।
बस ये कि टीपी थोड़ा सा इज्जतदार है तो वो धरती फाड़ के अंदर नहीं जा रहा है, एमपी एकदम गिरा हुआ है, वो एकदम धरती फाड़ के एकदम नीचे चला जा रहा है ना। लिखिए थर्ड वाला लिखिए इसमें, व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव कॉमा टीपी डिक्रीजेस, टीपी डिक्रीजेस। फिर की कॉजेज, फर्स्ट लिखिए फिक्सिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। प्रॉब्लम ये होती है कि जो फिक्स फैक्टर है वो जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, जब आप उसको बढ़ाते जाएंगे तो वो उन सबको अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसकी अपनी एक लिमिट है। उस लिमिट के बाद वो परफॉर्म करना बंद करेगा, वो परफॉर्म करना बंद करेगा या जो रिटर्न मिल रहा है उसको वो निगेटिव करना शुरू कर देगा। ठीक है भाई, आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए आपने एक प्लॉट लिया हुआ है, उस प्लॉट में आपको लगता था कि उसका एक्चुअल जो स्टैंडर्ड था 1:10 था, एक प्लॉट पे 10 लेबर काम कर रहे हैं, आपने उन्हें 8-8 फीट या 7-7 फीट के डिस्टेंस पे खड़ा कर दिया कि चलो खोदो। अब आपने 10 की जगह 20 कर दिया। अब इमेजिन करिए 20 लोग लाइन से खड़े हैं, सबके हाथ में फावड़ा है, आगे ने यहाँ पीछे सुचित्रा, जो गैप पहले 7 फीट का था अब वो 3.5 फीट का हो गया। अब वो जब फावड़ा मारेगी तो उसका एंकल ही कट जाएगा। भाई आप उसको एक्सेसिव यूज कर रहे हैं ना, तो प्रॉपर भाई उतने लोग उसमें काम कर ही नहीं सकते, आपने जबरदस्ती में 20 लोगों को भेज दिया है आपने, तो उसका रिटर्न अल्टीमेटली क्या होगा, नेगेटिव जाएगा वो चीज़। जो काम पहले 10 लोग आराम से कर पा रहे थे, कुछ रिटर्न मिल रहा था, आपने उसी में 20 लोगों को डाल दिया। आप लोग यहाँ पे मान लीजिए 15-20 बच्चे हैं तो चीज़ें समझ पा रहे हैं। इमेजिन 40 बच्चे बैठे हुए हैं, इसमें 2 थे, इसमें 8 लड़कियाँ बैठी हैं, 8 लड़कियाँ बैठी हैं। सोचिए वो उधर हाथ से मार रही है, वो उधर हाथ से मार, पढ़ पाएंगे आप लोग? एक आइडियल रेशियो होगा, उस रेशियो के बाद चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो जो रिटर्न है वो पॉजिटिव नहीं रह जाएगा, वो नेगेटिव रिटर्न होगा। सेकेंड लिखिए ओवर क्राउडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ओवर क्राउडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर। दूसरा रीजन ये होता है कि जब चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, वेरिएबल फैक्टर्स ओवर क्राउडेड हो जाएंगे तो भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एंड द लास्ट वन इज डिफेक्टिव फैक्टर रेशियो। डिफेक्टिव फैक्टर रेशियो मैंने आपको समझाया है कि हर चीज का अपना एक प्रॉपर रेशियो होता है, उस रेशियो से जब आप ऊपर जाएंगे तो वो चीज डिफेक्टेड हो जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखिए रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी।